प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही स्कूल जाने को मिल रहा है। स्कूल जाते समय आप पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें और अपना बॉटल और टिफ़िन दूसरे बच्चों से शेयर ना करें, ताकि हम स्वयं को स्वस्थ रख सकें और अपने आसपास वालों को भी स्वस्थ रख सकें। आज हम अध्याय 3 का जो सेकंड भाग है वो पढ़ेंगे, परमाणु और अणु का। जो ये कंटेंट इससे पूर्व वाले वीडियो में शेष रह गया था। आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में, परमाणुकता के बारे में, आयन संयोजकता और मोल संकल्पना किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान, यानी कोई भी वस्तु है प्रकृति में, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, उसी को कहा जाता है द्रव्यमान या भार। अब चूंकि हम परमाणु और अणु की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक परमाणु के अंदर जो भार होता है वो भार ही उसका क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन कार्बन 12 समस्थानिक के आधार पर एक परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित किया गया। देखिए आप डेफिनेशन कि कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के परमाणु द्रव्यमान को इकाई परमाणु द्रव्यमान माना गया है, उसी ही मानक परमाणु द्रव्यमान माना गया है। कार्बन 12 समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है उसके 1/12वें भाग के बराबर को ही इकाई परमाणु द्रव्यमान कहा गया है। इसकी जो इकाई है ये म्यू माइक्रोन द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इससे पूर्व हम परमाणु के बारे में बात कर चुके हैं कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होता है। ये कभी भी प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। तुरंत परमाणु आपस में क्रिया करके अणु का निर्माण कर लेते हैं और अणु तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं। इसीलिए लिखा हमने कि परमाणु का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा। जबकि हमने अणु के लिए लिखा कि अनेक परमाणु आपस में क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं और अणु तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक, अब बात होती है यहाँ पर परमाणुकता की। अब ये जो अणु आपस में, परमाणु आपस में क्रिया करके जो अणु बना रहे हैं, अब ये अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। लिखा है हमने कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने ऑक्सीजन, तो इसके अंदर दोनों ही परमाणु काय के होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ये S8, ये लिखा सल्फर। अब ये जो सल्फर का अणु है ये 8 सल्फर के परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी एक अणु के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, परमाणुकता। अब परमाणुओं की संख्या के आधार पर यहाँ पर देखिए आर्गन, हीलियम, नियॉन, आयरन, एल्युमिनियम, बोरान, इन सभी में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। और ये देखिए आप सिंगल ही दिख रहे हैं, कहीं भी 2, 3, 4, 5, 6 नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये कैसे हो गए, एक परमाणुक अणु। इधर देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सभी में 2-2 परमाणुओं से मिलकर ये अणु बने हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, द्विपरमाणुक अणु। इधर देखिए ये है O3 ओजोन, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, त्रिपरमाणुक। और यहाँ देखिए S8 सल्फर,
सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये है बहुपरमाणुक। ओके, अब इसके बाद बात होती है आयन की। अब आयन क्या होता है? आयन का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है, जब परमाणु के ऊपर आवेश आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन या आयनित होना। अब ये आयन धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी आयन धनायन होगा या आयन ऋणायन होगा। अब धनायन और ऋणायन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये हम आपका जो अगला चैप्टर है उसके अंदर समझेंगे। फिलहाल यहाँ आपको आयन की परिभाषा ही याद रखना है कि आवेशित परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर आवेश विद्यमान होता है उसी को क्या कहा जाता है? आयन। अब यहाँ भले आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं, जैसे ये लिखा मैंने सोडियम, और ये लिखा क्लोरीन। अब आप जब भी पढ़ेंगे आगे तो सोडियम के ऊपर प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है। अब प्लस आयन कब बनते हैं, माइनस आयन कब बनते हैं? ये है सोडियम आयन, ये है क्लोराइड आयन। ठीक, यानी जो आवेशित अणु है, आवेशित अणुओं को ही क्या कहा आवेशित परमाणुओं को ही क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। अब जब भी, अब यहाँ शॉर्ट में बात कर ही लेते हैं हम धनायन। अब देखिए, देता कौन है? जिसके पास धन हो, और लेता कौन है? ऋण। लेता कौन है? जिसके पास कमी हो। तो जो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, वो बनाते हैं धनायन, और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, अवशोषित करते हैं, वो क्या बनाते हैं? ऋणायन। यानी जो देता है वो धनायन बनाएगा और जो लेगा वो ऋणायन बनाएगा। अब इसके बाद एक और बात, संयोजकता, वैलेंसी। इससे क्या तात्पर्य है? अब देखो, अब हम सोडियम के उदाहरण से ही समझते हैं। देखिए, ये लिखा मैंने Na, अब ये लिखा मैंने Na11। ये जो संख्या लिखी है ये होता है इसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक वही होता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों यहाँ लिखी हुई रहती है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। अब इसको लिखेंगे हम 2, 8, 1। ये हम अगले चैप्टर में बताएंगे कि ये कैसे लिखा है। फिलहाल हम संयोजकता समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, सोडियम के आखिरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जिसे वो आसानी से दे देता है या किसी से ले लेता है, यही क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही कहलाती है उसकी संयोजकता। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लिखा है मैंने मोल। आप सुनेंगे बार बार 1 मोल, 2 मोल या मोल क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। यानी चाहे हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें या किसी भी द्रव्यमान की बात करें, बेसिक आधार किसको माना गया है? कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन 12 को माना गया है। यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, इसी को क्या कहा जाता है? मोल, या कह सकते हैं हम 1 मोल। अब 1 मोल के अंदर ये संख्या ये होती है परमाणुओं की 6.022। कई बुक्स में आपको 6.023 लिखा हुआ भी मिलेगा, ये भी सही है, वो भी सही है। 6.022 गुणित 10 की घात 23, इसी को क्या कहा जाता है? 1 मोल। और 1 मोल को एक और है
कि 1 मोल में कणों की संख्या कितने होते हैं, 1 मोल में कुल कण, तो इन कणों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, एवोगेड्रो के नंबर या एवोगेड्रो की संख्या। लिखा है हमने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की कुल संख्या, कार्बन 12 के 12 ग्राम में विद्यमान कुल परमाणुओं की संख्या, वो क्या कहलाता है, एवोगेड्रो नंबर। और एवोगेड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23, या इसी को क्या कहा जाता है, 1 मोल। इस तरीके से ये हमने अध्याय 3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आवश्यकता होने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए और मास्क पहनिए और कुछ समय में अपने हाथ बार बार धोते रहिए।